ओके सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था सर? हम लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक्स है क्या वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है या वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, कि जो इकोनॉमिक्स है हमारा कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो हमने देखा था कि एज पर दी मॉडर्न अप्रोच, अगर हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी है, मतलब पॉजिटिव साइंस में भी आता है और वो नॉर्मेटिव साइंस का भी पार्ट है। तो पॉजिटिव साइंस क्या था और नॉर्मेटिव साइंस क्या था? कि नॉर्मेटिव साइंस ऐसा था सर जहां पे हम पर्सनल ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं तो वो नॉर्मेटिव साइंस में आता है। जहां पे हम फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे बात करते हैं वो पॉजिटिव साइंस में आता है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कल की क्लास में। आज की क्लास में अपन लोग कंटिन्यू करते हैं वही चीज को, हमारे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि डेफिनेशन वगैरह हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अभी अपन लोग स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट्स। क्या इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट्स है? तो वो अपन डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। दोनों, हाँ दोनों में थोड़े थोड़े। ओके, वेदर द इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट। इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट है? तो चलो पहले बात कर लेते हैं साइंस क्या होता है और फिर बात करते हैं आर्ट्स क्या होता है। फिर अपन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट्स है। ठीक है, उसके बेसिस पे अपन लोग बता पाएंगे। अभी पहले अपन को समझना पड़ेगा ना कि साइंस क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, तभी तो अपन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ओके, तो बात करें साइंस की। साइंस क्या होता है? साइंस सर, साइंस देखो ऐसा कुछ होता है। साइंस जो होता है ना, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। साइंस जो होता है सर वो एक वेल डिफाइंड बॉडी है। किसका? ऑफ नॉलेज। Science is a well defined body of knowledge. It is a systematized body of knowledge which consists of various principles, which consists of various theories. प्लस हमको साइंस में एक और चीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है हमको साइंस में? सर साइंस में हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है साइंस में। ठीक है, तो साइंस क्या है सर? इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज which consists of various theories, which consists of various principles, and यहां पे हमको कॉज एंड रिलेशनशिप देखने को मिलता है इन साइंस। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स भी क्या है सर? इकोनॉमिक्स भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस थियरीज। एंड इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कैसे? हम बोलते हैं ना, प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुआ, डिमांड कम हुआ। एंड प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड बढ़ा। क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड यही तो क्या है? यही तो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है। क्यों? बिकॉज बोथ इकोनॉमिक्स एंड साइंस दे आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। दोनों में कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सर्टेन अजम्पशंस पे बेस्ड ऑन है। एंड दोनों में ही हमको क्या देखने को मिलता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारा क्या? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ओके, अब सवाल ये आता है क्या इकोनॉमिक्स आर्ट्स है? तो आर्ट्स क्या होता है सर? आर्ट होता है जब हम थ्योरी वगैरह कुछ पढ़ते हैं ना, तो जो थियोरेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उनका जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं तो वो आर्ट्स होता है। ठीक है, हाँ तो हो गया। तो हम बात कर रहे थे आर्ट्स की। तो आर्ट्स क्या होता है भैया? तो आर्ट्स के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर इट इज दी
ऊपर वाली जो बातें थी वो तो थी साइंस के बारे में, नीचे वाली जो बातें हैं वो है आर्ट्स के बारे में। तो आर्ट्स क्या है सर? आर्ट्स जो है इट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। हम जितना भी थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, हमारा जितना भी थियोरिटिकल नॉलेज हम लोग ग्रैप करते हैं, तो वो सभी थियोरिटिकल नॉलेज का जब हम क्या करते हैं सर, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं एज पर द सिचुएशन, तो वो आर्ट्स होता है। तो सर क्या इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट्स है? क्या इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है? तो आंसर इज यस, इकोनॉमिक्स इज आर्ट्स एज वेल। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, जो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो रूल्स पढ़ते हैं, उनका सबका अलग अलग एप्लीकेशन होता है इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सिचुएशन वी कैन से। तो जितना भी थ्योरीज है उन सब का क्या है, अलग अलग प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन कंक्लूड दैट कि इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स साइंस भी है तो इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। तो ये था एक डिस्कशन हमारा ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं आपके मॉड्यूल से क्या दिया हुआ है उसमें आपको। देखिए मीनिंग ऑफ साइंस सबसे पहले बता रहा है, मीनिंग ऑफ साइंस के बारे में, साइंस का मीनिंग क्या होता। द टर्म साइंस इंप्लाइज a systematic body of knowledge which traces the relationship between cause and effect। ये मैंने आपको बताया, systematized body of knowledge है, और जो क्या बताता है, cause and effect relation बताता है सर। observation of certain facts, systematic collection and classification and analysis of facts इसमें हमको देखने को मिलता है। making generalization on the basis of relevant facts and formulating laws, theories वगैरह इसमें होती है। अलग अलग जो हमारे ऑब्जर्वेशंस रहता है, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे नई अलग अलग थ्योरीज हमको देखने को मिलता है इसमें। सब्जेक्टिंग इन द थ्योरीज टू द टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, और फिर उन थ्योरीज को हम रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन में भी टेस्ट करके देखते हैं सर। तो लाइक द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बोटैनी, इकोनॉमिक्स आल्सो सेटिस्फाई द अबव फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स के चारों जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सर कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ठीक है, ओके हाँ जी सर, आगे बढ़े यहां सब। नाउ इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है? तो देख, तो कीन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, कीन्स है ना, तो वो कीन्स डिफाइंस आर्ट एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ एन गिवन एंड। मतलब उन्होंने कहा था आर्ट्स क्या है, आर्ट्स उन्होंने कहा था एक रूल है, एक सिस्टम ऑफ रूल्स है, को आप क्या करते हो, अडेप्ट करते हो इन ऑर्डर टू अचीव योर एंड वांट्स। जब आप अपनी एंड वांट्स को अचीव करने के लिए जो एक आप क्या कहते हैं, कुछ रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो, तो वो जो सिस्टम ऑफ रूल्स है उसको अपन आर्ट्स बोलते हैं। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट इज टू फॉर्मुलेट रूल्स। तो आर्ट्स का एक ही मकसद होता है रूल्स बनाना, है ना, या फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। तो कुछ यहाँ पे भी रूल्स, हाँ सर होते हैं, तो इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, डाउट नहीं है। अब यहाँ पे साइंस और आर्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिया तो वो हम पढ़ के देख लेते हैं। साइंस इज थ्योरेटिकल बट आर्ट इज प्रैक्टिकल, सो ट्रू। अ साइंस टीचेस अस टू नो, एन आर्ट टीचर अस टू डू। साइंस को बताता है कि क्यों है ना, और आर्ट हमको बताता है कि उसको कैसे करने का। ठीक है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन मेथोडोलॉजी एंड आर्ट्स इज इन एप्लीकेशन। साइंस में आप अगर इकोनॉमिक्स को साइंस की तरह देखो, तो इकोनॉमिक्स में आप साइंस की तरह क्या कर रहे हो, सारा थियोरेटिकल जितना भी एस्पेक्ट है वो ग्रैप कर रहे हो। और जब आर्ट्स की बात आ रही है तो आप उस इकोनॉमिक्स की जो नॉलेज है, जो साइंस का जो मतलब जो भी आपने नॉलेज एक्वायर किया ना, उस नॉलेज को आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख रहे हो। इकोनॉमिक्स एज आर्ट, इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, फाइन। तो भाई ये तो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो गया किसका, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट्स है। तो भाई इकोनॉमिक्स दोनों है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है सर। क्लियर है बात? हाँ जी सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ वेदर द इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव हमने कल ही पढ़ लिया था, मैंने आपको लिखवाया भी था शायद, है ना।
तो फटाफट से एक बार इसको रीड आउट करके देख लेते हैं क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे हमको। देखते हैं। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस। द पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट इज, है ना, था ना, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। ये सब बातें पॉजिटिव साइंस में आती हैं। बट नॉट व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी किसमें आता था? नॉर्मेटिव में आता था। तो पॉजिटिव साइंस किसके बारे में बात करता है? व्हाट इज। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द थिंग्स एज दे आर। इट डज नॉट डील विद वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट मतलब पर्सनल ओपिनियन, लिखवा था ना, पर्सनल ओपिनियन। तो पॉजिटिव साइंस में पर्सनल ओपिनियन कहीं नहीं आता, यहाँ सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड ऑन बातें आती हैं। अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। ओके, नाउ नॉर्मेटिव साइंस का बात करूं तो क्या बोलता कि नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन्स व्हाट ऑट टू बी। बताया था मैंने व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव साइंस से बोलता है व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, एंड व्हाट नॉट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट एंड इट डज रिलेट टू वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे आपको पर्सनल ओपिनियन देखने को मिलता है। इट डज रिलेट टू वैल्यू जजमेंट। इट डील्स विद गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस एज वेल। तो भैया हमने कल ये देख ही लिया था, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस भी है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, ये हमने कल ही बात कर लिया था। क्लियर है ये चीज? चलिए सर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ पे ये तो दोनों चीजें हमको पता चल गई हैं कि साइंस आर्ट्स, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट्स भी है, और इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है और नॉर्मेटिव साइंस दोनों ही है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट deductive and inductive method of economics. Let's talk about deductive method and inductive method of economics. ये क्या है सर? कुछ नहीं सर, ये दो मेथड्स दिए आपको जो आपको पढ़ना है यहाँ पे। क्लियर है बात? हाँ जी सर, पढ़ के देख लेते एक बार को। देखिएगा नाउ whereas deductive method is a static analysis, inductive method is a dynamic। मतलब डिडक्टिव मेथड जो है वो कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक, स्टैटिक नेचर का है, रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट चेंज एट ऑल। एंड इंडक्टिव मेथड इज डायनामिक। डायनामिक यानी विच कीप्स ऑन चेंजिंग, विच इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक। तो डिडक्टिव मेथड इज स्टैटिक, इज कांस्टेंट, एंड इंडक्टिव मेथड इज डायनामिक, ठीक है, प्रोन टू चेंजेस। नाउ अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड के बारे में। It is also called prior method, abstract method, and analytical method. In this method, the laws or theories are prepared on the basis of fundamental assumptions. In this method, the logic proceeds from general to particulars. For example, law of diminishing marginal utility, law of equimarginal utility, law of consumer surplus. ये सभी के सभी क्या हैं, अभी अपन पढ़ेंगे इन सबको, है ना, आगे चल के चैप्टर वाइज अपन पढ़ेंगे ये सब, है ना। तो ये कुछ लॉज हैं, तो ये सब किस में आते हैं? डिडक्टिव मेथड में आते हैं इकोनॉमिक्स के। एक डिडक्टिव मेथड मतलब विच इज कांस्टेंट, जिसमें चेंजेस अलाउड नहीं है, ठीक है। प्लस प्लस एक और बात, ये जो मेथड है इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एनालिटिकल मेथड और प्रायर मेथड। देन इधर हम कुछ लॉज, कुछ थ्योरीज का बात करते हैं, कुछ ऐसे लॉज और कुछ ऐसी थ्योरीज का बात करते हैं जो कुछ सर्टेन अजम्पशंस पे बेस्ड ऑन होता है ना। अगर वो अजम्पशंस होगा तो ही वो लॉ काम करेगा, अगर वो अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो लॉ का कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलोड डिडक्टिव मेथड। तो पहले के टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे वो डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते थे। नाउ अभी इंडक्टिव मेथड जो कि डायनामिक है ना, प्रोन टू चेंजेस। This method is also known as historical method or statistical method. In this method, the laws or theories are prepared on the basis of facts, है ना, और statistical
डेटा। जब आप क्या कर रहे हो, लॉस का फॉर्मुलेशन कर रहे हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, बट ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैटिस्टिक्स, तो ऐसे लॉज जो हैं वो आपके इंडक्टिव मेथड में जाते हैं। और डिडक्टिव मेथड में क्या जाता है, व्हेन यू फॉर्म सम लॉस ऑन द बेसिस ऑफ assumptions, तो वो डिडक्टिव मेथड में था। एंड इंडक्टिव मेथड बोलो जब कुछ लॉज एंड थ्योरीज प्रिपेयर किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड सम स्टैटिस्टिक्स, तो वो इंडक्टिव मेथड में आता है। इन दिस मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। हम एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में बात ना करके हम इन जनरल यहाँ पे हम लेते हैं, बट इन डिडक्टिव मेथड वहां पे जनरली हम बात नहीं करते हैं, वहां हम इन पर्टिकुलर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम लॉज ऑफ inductive method are law of variable proportion, law of returns to scale, population theory and etc. जो आपके पहले के क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे वो इकोनॉमिक्स को डिडक्टिव मेथड से फॉलो करते थे, बट नाउ जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स दे फॉलो इकोनॉमिक्स एज इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ऐसा। तो ये दो था हमारा, एक तो डिडक्टिव मेथड और एक इंडक्टिव मेथड। तो पहले टाइम पे इकोनॉमिक्स में जितना भी लॉस वगैरह बनता था वो सारा डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग बनता था, और वो सारे लॉस जो होते थे वो सर्टेन अजम्पशंस पे बेस्ड हुआ करते थे। बट अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो सारा का सारा इंडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं, जहाँ पे जितने भी लॉस थ्योरीज का जो फॉर्मुलेशन होता है वो बेस्ड ऑन होता है सर्टेन फैक्ट्स और फिगर्स पे। क्लियर है बात? ऐसा चीज, बस इसमें इतना ही था। तो ये अपन ने डिस्कशन किया किसका, ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमने आ रहा बच्चों वो है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। आई गेस लोग को याद होगा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज करके एक टॉपिक पढ़ा था, बताइए, यू गाइस रिमेंबर? क्या आपको याद है या भूल गए? याद है? चलो बढ़िया। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज करके। तो हमने बात किया था तीन तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी एंड दी सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो हमने ये भी देखा था कि तीनों तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उनका सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। तीनों तरह के इकोनॉमी में जो है वो अलग अलग तरह का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है ना? ऐसा कुछ बात किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज का, तीनों ही तरह की इकोनॉमी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि कोई भी तरह का इकोनॉमी हो, कोई भी तरह का इकोनॉमिक सिस्टम हो, वो सभी इकोनॉमिक्स में आपको ये प्रॉब्लम्स, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो इनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्यों ये प्रॉब्लम अराइज होती हैं, और क्यों ये हमको हर तरह की इकोनॉमी में देखने को मिलती है, और फिर हम बात करेंगे आखिर वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, चलिए। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हर इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम। सर इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हैं, या ये प्रॉब्लम्स अराइज क्यों हुई? तो बेटा प्रॉब्लम अराइज होने का पीछे एक ही रीजन है, ठीक है, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज का लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। आप कोई भी इकोनॉमी का बात कर लो, कोई भी कंट्री का बात कर लो दुनिया में, सभी कंट्रीज में अपने को क्या देखने को मिलेगा? रिसोर्सेज का स्केर्सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ड्यू टू दी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है ना? क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है, तो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें?
कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करे, कब करे, कैसे करे, किसके लिए करे। तो ये कुछ प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिलता है। तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करने को मिलता है। क्या फेस करने को मिलता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो रिसोर्सेज का स्केर्सिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। ठीक है। तो स्केर्सिटी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो अराइज हो रहा है। एंड जब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे अप्लाई ना होके पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई हो, पूरी कंट्री पे, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे अप्लाई हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसको सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहे हैं सर? सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए बोल रहे हैं, आप कोई भी तरह का इकोनॉमी का बात कर लो, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बात करो, आप सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात करो, आप मिक्स इकोनॉमी का बात करो, कोई भी कोई भी तरह का इकोनॉमी का बात करो, हर इकोनॉमिक सिस्टम में, हर तरह का इकोनॉमी में आप प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं सर। हर तरह में, हाँ, क्योंकि हर इकोनॉमी में रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और सभी में रिसोर्सेस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सभी तरह की फेस करने को मिलेगा, सभी तरह की कंट्रीज को ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करने को मिलेगा। तो जब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक लेवल पे फेस करना पड़ता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है समझ में आ गया, और इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ गया। आखिर ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी 3 हैं। कितनी? तो यहाँ पे आपको कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, और वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है आपका ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये वो प्रॉब्लम है जो आपको हर तरह का इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ठीक है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आप हर तरह का इकोनॉमी में देखने को मिलता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स? 3 है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन गुड्स का प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें प्रोडक्शन, एंड तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन करें तो आखिर किसके लिए? जिए तो जिए कैसे, है ना? नहीं सॉरी, जिए तो जिए नहीं, वो इधर सूट नहीं कर रहा। आखिर प्रोडक्शन करें तो किसके लिए करें, समझ लो ऐसा। तो ये 3 जो प्रॉब्लम है इनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, और ये प्रॉब्लम्स आपको हर तरह का इकोनॉमी में देखने को मिलता है, इसलिए इनको सेंट्रल प्रॉब्लम कहता है। अभी प्रॉब्लम में आखिर हमारा मतलब मैटर ऑफ कंसर्न क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या? तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि आखिर कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम है, तो वहां पे कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, हम किसी इकोनॉमिक सिस्टम का बात करें तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम में कौन से टाइप ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। सर कौन से टाइप ऑफ गुड्स मतलब? कौन से टाइप ऑफ गुड्स मतलब बेटा समझो कि क्या हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में क्या हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, या हम प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करें, समझ रहे हो? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करें, आखिर कौन से तरह के गुड्स प्रोड्यूस करें सर? ज्यादा क्वांटिटी में कौन से गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए? अरे समझो, रिसोर्सेस लिमिटेड है है ना? रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। मान लो मैंने क्या करा, मैंने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? डिमांड कैपिटल गुड्स का था ही नहीं, डिमांड तो कंज्यूमर गुड्स का था, तो क्या हो गया? मेरे तो सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, और रिसोर्सेज तो थे भी लिमिटेड, और मैंने उनको वेस्ट कर दिया, तो दिक्कत हो गई ना। तो भाई वो रिसोर्स का वेस्टेज ना हो, इसलिए अपन पहले क्या कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना? कि कौन से तरह का, कौन से टाइप ऑफ गुड्स जो हैं जो हमको प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या कोई इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन ज्यादा करे, या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करे? कंज्यूमर गुड्स समझते हो ना,
वो गुड्स जिनका कंजम्पशन कंज्यूमर करता है खुद की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कैपिटल गुड्स वो गुड्स, बेसिकली कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, जिनका आप यूज करते हो ताकि दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हो सके। कैपिटल गुड्स आप खुद कंज्यूम नहीं कर रहे बल्कि इनको आप यूज कर रहे हो ताकि दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हो सके। डिफेंस गुड्स जैसे आर्म्स एंड अम्यूनिशंस वगैरह वगैरह, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमको सबसे पहले ये डिस्कस करना रहता है, ये डिसाइड करना रहता है कि आखिर कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम हमारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेंगे। तो पहला तो रहता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हिच टाइप ऑफ गुड्स शैल बी प्रोड्यूस। साथ ही साथ इसमें एक और हमारा डिस्कशन है, एक और मैटर ऑफ कंसर्न रहता है, वो ये रहता है इन व्हाट क्वांटिटी। भाई क्या प्रोड्यूस करें वो तो हमको समझ में आ गया, पर कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें ये भी तो पता रहना चाहिए। ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया तो फिर दिक्कत, कम प्रोडक्शन किया तो भी दिक्कत। तो पहला व्हाट टू प्रोड्यूस में हम दो चीजें देखते हैं, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, विच टाइप ऑफ गुड्स, एंड दूसरा इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये रहता है हमारा पहला सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। पढ़ के देखते हैं एक बार इसको। इफ द प्रेजेंट is given importance, the resources are diverted for the production of consumer goods. If there is given importance तो हमको कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए। ओके, एक सेकंड बच्चों। तो देखिए यहाँ पे भी बोला गया है कि भाई आखिर कौन से तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब अगर प्रेजेंट की नीड्स को देखें तो अभी की जो पॉपुलेशन है उनका सबका पेट भरना है तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करना रहता है कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में करें। ठीक है, पहला सेंट्रल प्रॉब्लम। मान लो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया, इकोनॉमी में डिसाइड हो चुका है कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ये अब तय है, कितनी क्वांटिटी में करना है वो भी हमने तय कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू प्रोड्यूस। आखिर वो गुड्स का प्रोडक्शन करें तो करें कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस दोज गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब सर यानी कि कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज हमको करना चाहिए, विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शैल बी यूज्ड। आखिर आप कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करोगे प्रोडक्शन करने के लिए। सर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब बेटा प्रोडक्शन की दो टेक्निक्स होती हैं, एक तो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जहां पे आप कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है, मशीन्स का यूसेज कम होता है, लेबर हम ज्यादा यूज में लेते हैं, सस्ता मेथड होता है थोड़ा, पर हाँ वहां पे प्रोडक्शन भी कम होता है। दूसरा मेथड होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां पे हम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, मशीन्स का यूज ज्यादा होता है, लेबर का भी यूज होता है बट मशीन्स का यूज ज्यादा होता है, और वहां पे प्रोडक्शन बल्क में होता है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना हो तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज में लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने किसी भी इकोनॉमी के सामने यही अराइज होता है कि आप प्रोडक्शन करें तो कौन सी टेक्निक यूज करके करें, क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज में या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज में लें। तब आप कहोगे सर इसमें सोचना क्या, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज में ले लेंगे ना, मशीन्स ज्यादा यूज में लेंगे सर ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। नहीं, अगर हमारी जैसी कंट्री का बात करें इंडिया जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है तो हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लेबर को काम में लेना चाहिए ताकि एक बड़ी पॉपुलेशन को हम क्या कर पाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज में लोगे तो व्हाट विल हैपन, आप लेबर को मशीन से रिप्लेस कर रहे हो, which means you are creating unemployment for mass of the labor। माना प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर you are creating unemployment as well। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक अच्छा सा प्रपोर्शन देखना पड़ता है, हमको डिसाइड करना पड़ता है कि आखिर कितना कितना लेबर इंटेंसिव टेक्निक रहेगा और कितना कितना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रहेगा। तो ये हमारा सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम रहता है, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि आखिर कौन सा टेक्निक हमको यूज करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या हम कैपिटल इंटेंसिव यूज करें। एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया हमको एक अच्छा सा प्रपोर्शन देख लेना चाहिए कि जिस प्रपोर्शन में हम लेबर और कैपिटल दोनों को मिला के क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, ताकि प्रोडक्शन क्वांटिटी भी अच्छी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम था हाउ टू प्रोड्यूस। अगर तुमको पता चल गया
कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने का है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करने का है, जो तुमको अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग तुमने डिसाइड कर लिया कि हम तो ये यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने है फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आखिर प्रोडक्शन तो करें किसके लिए, किसके लिए प्रोडक्शन करें सर, किसके लिए करें मतलब ऑब्वियस सी बात है सर, कंज्यूमर के लिए करेंगे ना, ना कंज्यूमर नहीं, सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम लोग बात करते हैं कि सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए हम लोग प्रोडक्शन करें। मतलब सर, मतलब ये हुआ, समझो सोसाइटी में अलग अलग सेक्शन के लोग रहते हैं, कुछ का इनकम लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, कुछ बहुत अमीर होते हैं, और कुछ लोग थोड़े गरीब होते हैं जिनका इनकम लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है हमारा कि आखिर हम प्रोडक्शन करें तो आखिर किसके लिए करें, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन किया जाए। क्या रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर पीपल के लिए हम लोग प्रोडक्शन करें। मिडिल क्लास के बारे में तो कोई सोचेगा नहीं, खैर ठीक है ऐसा। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम बात करते हैं टारगेट कंज्यूमर का। ठीक है, होम टू प्रोड्यूस में हम लोग किसका बात करते हैं, टारगेट कंज्यूमर का, कि आखिर प्रोडक्शन कौन से सेक्शन के लिए होना चाहिए, क्या रिच पीपल के लिए के पुअर पीपल के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल है ना, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। एप्पल, आप सभी जानते हैं एप्पल के बारे में, एक कंपनी है जो अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मुझे एक बात बताओ, एप्पल जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो आखिर किसके लिए बनाती है, कौन से कंज्यूमर्स के लिए वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, फॉर द रिच पीपल और फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ऑब्वियस आंसर इज फॉर द रिच पीपल। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट फॉर द पुअर पीपल, उन लोग को ध्यान में रख नहीं कर रहे। अगर पुअर गरीबों के लिए प्रोडक्शन कर रहे होते तो प्राइसेस इतना हाई नहीं होता, प्राइस फिर कंपेरेटिवली काफी लो होता। बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोड्यूसिंग गुड जिनका वैल्यू बहुत हाई है, मींस उनको पता है कि टारगेट कंज्यूमर कौन है, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समझ रहे हो, जियो, अंबानी जी जियो लेकर आए, तो जियो क्या किसके लिए लेकर आए, बोले अमीर गरीब सब यूज कर पाएंगे, गरीब से गरीब आदमी भी क्या कर पाएगा, वो उस प्रोडक्ट को यूज कर पाएगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपको अपना टारगेट कंज्यूमर पता होना चाहिए कि आप लोग जो प्रोडक्शन करने वाले हो वो कौन से टारगेट या कौन से कंज्यूमर ग्रुप के लिए आप प्रोडक्शन करने वाले हो। क्या वो प्रोडक्शन रिच पीपल के लिए करोगे कि पुअर पीपल के लिए करोगे। ठीक है, तो ये तीन हमारी मेन प्रॉब्लम्स रहती हैं हर इकोनॉमी में, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। फटाफट से रीड कर लेते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस हमने रीड कर लिया था, हाउ टू प्रोड्यूस रीड कर लेते हैं पहले, फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस रीड कर लेंगे। How to produce? This problem is arising because of unavailability of some resource. A country may produce by labor-intensive technique or by capital-intensive technique, depending upon its manpower and stock of capital. For whom to produce का बात करूं, government policy determines what are the commodities to be produced and for whom. One can make a conjecture from the pattern of production of the country. If the government decides to produce more ordinary buses than luxury cars, then one can understand that the country is producing for the poor and not for the rich. तो ये तीन आपकी मेन प्रॉब्लम रहती है। व्हाट, जहाँ पे आप बात करते हो किस टाइप का गुड प्रोड्यूस होना चाहिए, हाउ कौन सा टेक्निक यूज होना चाहिए, एंड तीसरा रहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, जहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन आखिर कौन से सेक्शन के लिए होना चाहिए, रिच और फॉर पुअर। और ये प्रॉब्लम हमको हर तरह का इकोनॉमी में को मिलता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है बात, आया समझ में, यहां तक बैठा दिमाग में कुछ, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड है ना, सिर्फ एक सेकेंड।
ओके गाइस, तो चलिए ये तो हमारा हुआ, यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर है, इस किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अब। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ओके डन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में हमारा ऑलमोस्ट काफी सारा मटेरियल हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स क्या होता है वो लिया, माइक्रो मैक्रो पढ़ लिया था, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हमने कर लिया, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हमने समझ लिया, नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमने कर लिया, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक हम लोग कर लिया, डिफरेंस हमने माय बैड, मैंने बताया था ना आप लोग को मेरा तबीयत खराब अभी तक पूरी तरह से ठीक हुआ नहीं है। ओके, तो ये सारा कुछ हम लोगों ने अभी तक किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स, है ना, कुछ टर्म्स हैं जो हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है आपके लिए वेल्थ, ठीक है। चलिए बात करते हैं उसको लेके। नाउ व्हाट इज अ वेल्थ? तो सबसे पहले देखिएगा, आपको मैं एक बात बताता हूँ, वेल्थ जो होता है ना बच्चों, वो एक तरह का स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेल्थ क्या है? एक तरह का स्टॉक कॉन्सेप्ट है, समझना। दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ लो। तो इसको पढ़ने से पहले अपन को स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो पहले वो पढ़ लेते हैं अपन लोग, आ जाइए। देखिए दो कॉन्सेप्ट का बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। आपके जितने वेरिएबल्स हैं
या तो वो स्टॉक वेरिएबल्स यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट में आते हैं, या वो फ्लो वेरिएबल्स यानी फ्लो कॉन्सेप्ट में आते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ऐसे कुछ वेरिएबल्स, ऐसे कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स जिनको आप मेजर कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ऐसे कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल मेजर कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो कहलाते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे बैंक बैलेंस, आपके बैंक में, आपके बैंक में, हाँ आपके बैंक में, आपके बैंक में अभी कितना पैसा पड़ा है? जितना ही पड़ा है, जितना ही बैलेंस है, तो वो क्या हो गया? स्टॉक वेरिएबल हो गया, यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसको मेजर कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि इस समय मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है। तो जब भी हम कोई चीज को मेजर कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि अभी मेरे पास वो कितना है, तो वो किस में आता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट में आता है। और वेल्थ जो है, हॉल वेल्थ जो होता है ना, तो वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। आप अपनी वेल्थ को मेजर कर सकते हो, है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितना कितना वेल्थ है, धन दौलत है, मैं आराम से काउंट कर सकता हूँ। मेरे पास इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतने करोड़ का घर है, इतना बैंक बैलेंस है, इन सबको मेरे पास अभी इस टाइम पे इतना इतना वेल्थ है। तो वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, यानी इट कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक। दूसरा दूसरा होता है फ्लो कॉन्सेप्ट यानी फ्लो वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट या फ्लो वेरिएबल्स का बात करूं तो बच्चों, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनको आप एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर नहीं कर सकते, इनको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सैलरी, तो सैलरी मुझे पूरा महीना काम करने के बाद मिलेगा, सैलरी पर मंथ, ठीक है, सैलरी पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो हाफ ईयरली होगा या एनुअली होगा। तो ये वो चीज है जिनको आप मेजर कर रहे हो ओवर अ पीरियड, है ना, पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, पर डे। ऐसी चीज जिनको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो तो वो वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो ये फ्लो वेरिएबल्स में आते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिसको आप मेजर करते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है? जैसे अकाउंट्स में आप लोग वो बैलेंस शीट बनाते थे, तो बैलेंस शीट में लिखते थे एज ऑन, तो बैलेंस शीट स्टॉक कॉन्सेप्ट था क्योंकि वो सब चीज का वैल्यू बताता है एट अ पर्टिकुलर डेट। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो वहां लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, यानी पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस, एक दिन का नहीं पूरे साल का। तो वो फ्लो वेरिएबल होता था। ठीक है, तो ये दो अपने वेरिएबल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, फ्लो और स्टॉक। तो वेल्थ जो है, वेल्थ वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, वेल्थ इज अ स्टॉक वेरिएबल। क्यों? बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आई गेस, आर यू थ्रू विद दिस? हाँ, आर यू थ्रू विद दिस? क्लियर है ये चीज अच्छे से सभी को? आई गेस क्लियर होगा। चलिए पढ़ के देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दे रहा है वेल्थ के अंदर, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे हमको। नाउ the stock of goods under the ownership of a person or a nation is called wealth. स्टॉक ऑफ गुड्स, मेरे ओनरशिप मतलब एक पर्सन के ओनरशिप में स्टॉक है, मेरे ओनरशिप में जितना भी स्टॉक है दैट इज माय वेल्थ। तो स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन और अंडर द ओनरशिप ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड स्टॉक, इज कॉल्ड वेल्थ। दो तरह का वेल्थ होता है, एक तो पर्सनल वेल्थ और एक नेशनल वेल्थ। एक इंडिविजुअल का खुद का बात करोगे, मेरे पास कितना धन दौलत प्रॉपर्टी गुड्स वगैरह पड़ा है, वो मेरा पर्सनल वेल्थ हुआ। पूरा नेशन तो नेशनल वेल्थ। आ जाओ, द स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। एग्जाम्पल हाउस, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मनी, कंपनी शेयर्स, स्टॉक वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, इन इकोनॉमिक्स ट्रांसफरेबल गुड्स आर कंसीडर्ड एज वेल्थ। वो गुड्स जिसको आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उन्हीं को वेल्थ कंसीडर किया जाता है। नेशनल वेल्थ का बात करूं तो द स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ। एग्जांपल कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सिटीजन, नेचुरल रिसोर्सेज, रोड, पार्क, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है? ये सब नेशनल वेल्थ में आती हैं। ठीक है, ऐसा। फिर वेल्थ और वेल्थ में आपको रिलेशन बताया गया है
कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, तो यस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर। जितना वेल्थ होगा उतना वेलफेयर होगा इंसान का। जितना मेरे पास वेल्थ होगा उतना मैं खुश रहूंगा, सुखी रहूंगा। है, मानते हो ये बात को? देखो, वेलफेयर मीन्स वेलबींग और हैप्पीनेस इन जनरली। इफ द वेल्थ इंक्रीजेस, वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीजेस। But if a nation goes on creating wealth without paying any consideration to the health and mental peace of citizen, it is doubtful whether the welfare increases or not. If the wealth is not distributed properly, it is also doubtful whether wealth creates whether welfare increases or not. देखो क्या बोल रहा है, पहले तो सीधी सी बात इसने बोली, अग्री कर रहा है मुझसे, वेल्थ है तो वेलफेयर है। अगर आपके जितना ज्यादा वेल्थ होगा उतना आपका वेलफेयर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा, क्योंकि वेलफेयर मींस हैप्पीनेस। वेलफेयर मींस इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, वेलफेयर मींस इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, खुश रहने की स्टेट को हम वेलफेयर बोलते हैं। तो जितना ज्यादा वेल्थ बढ़ेगा वेलफेयर बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक बात बोल रहा है, मान लो अगर कोई कंट्री अपना वेल्थ बढ़ाने में लगा है पर अपने जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर एक्सपेंसेस करने को रेडी नहीं है, तो फिर वहां पे ऑल दो वेल्थ तो हो सकता है पर वेलफेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड एक और बात ये बोल रहा है कि वेल्थ तो एक्यूमुलेट कर लिया पर उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो वहां पे भी वेल्थ होने के बावजूद भी वेलफेयर नहीं होगा। तो वैसे तो वेल्थ एंड वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, बट वेल्थ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तो भी वेलफेयर पॉसिबल नहीं है। एंड अगर सिर्फ एक कंट्री वेल्थ एक्यूमुलेट करने में लगा रहे और हेल्थ एजुकेशन जैसे दूसरे एस्पेक्ट छोड़ दे, तो वहां भी वेलफेयर पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड वेल्थ मतलब सर स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन। पर्सन की ओनरशिप में तो पर्सनल वेल्थ, नेशन की ओनरशिप में तो नेशनल वेल्थ। क्लियर है बात? तो ये अपना वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट था। और भी कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे मनी हो गया, मार्केट हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब थोड़े मोटे कॉन्सेप्ट और रह गए हैं बच्चों, एंड वो करने के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास और लगेगा, एक सेशन और की हमको, उसके बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट का वो खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म कर रहा हूँ ये वेल्थ के डिस्कशन के साथ में। तो आज अपन ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, काफी सारा थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया, है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिया, ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। तो आज के डिस्कशन को डिपेंड कर रहे हैं वेल्थ के ऊपर। रिमेनिंग जो पोर्शन बचा उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चल मिलते हैं क्लास में। तब तक यहाँ तक वापस पूरा पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, कोई दिक्कत आता तो पूछना नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच बच्चों।